लोग एक यूनिट यहाँ पे क्लास 12th की एनसीईआरटी में एक यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिट है उसमें हम लोगों के दो चैप्टर हैं। इन दो चैप्टर में से अगर मैं बात करूँ, एक चैप्टर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो यहाँ पे दो चैप्टर हैं इस यूनिट में, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के अब क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, दूसरा चैप्टर इस पे बेस्ड है। तो हम जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो हम पे हमारा क्या होगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा यहाँ पे बायो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस होगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके बीच में हम इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले अगर हम देखें इसका यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले यहाँ पे जो इसका इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे अगर हम देखें इंट्रोडक्शन तो यहाँ पे एनसीईआरटी में यहाँ पे जो लैंग्वेज लिख रखी है वो थोड़ा टिपिकल लिख रखी है। अब यहाँ पे उन्होंने मतलब सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। पहली चीज़ तो हम यही समझें कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में हम कुछ ऐसी टेक्निक यहाँ पे क्या है यूज करते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के कोई एंजाइम का यूज करके उससे हम जो प्रोडक्ट गेन करते हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए यूजफुल होते हैं, उसी को हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इससे बायोटेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो क्या है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं यूजिंग, यहाँ पे क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर उसका एंजाइम। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। इसी इससे जो हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस कराते हैं, इससे अगर हम यहाँ पे जो यहाँ पे प्रोडक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे क्या कराते हैं, प्रोड्यूस कराते हैं, जो प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस कराते हैं और वो यूजफुल होने चाहिए। अगर हम देखें तो वो क्या होने चाहिए, यूजफुल फॉर ह्यूमन ह्यूमन वेलबींग या फिर हम बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे अगर हम देखें हम लोग इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे अगर हम इन द सेंस अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मेकिंग कार्ड अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें, मेकिंग कर्ड। अब यहाँ पे अगर हम देखें कर्ड, जैसे कर्ड हो गया, इसी तरीके से अगर हम देखें तो ब्रेड भी हो सकता है। दूसरी अगर तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, वाइन भी हो सकता है। अब यहाँ से अगर हम देखें इस ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, जो कर्ड बनाता है, कर्ड जो हम लोग के घर में बनता है, जो दही होता है और जो ब्रेड होता है, और ये यहाँ पे अगर हम देखें वाइन, वाइन मतलब यहाँ पे क्या है, शराब। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो एल्कोहलिक यहाँ पे जो सब्सटेंस होते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो भी हम यहाँ पे इनका फॉर्मेशन करते हैं ये सारे माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस के थ्रू ही बनते हैं। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे भी एक बायोटेक्नोलॉजी का यूज है। बायो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म का यूज किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी मतलब यहाँ पे कोई ना कोई टेक्नोलॉजी भी यूज की जा रही है। अगर हम देखें तो ये क्या है, ऑल आर, यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑल आर यहाँ पे क्या है, मेडिकेटेड
प्रोसेस, मेडिकेटेड प्रोसेस, ये अगर हम देखें, इसके बाद अगर हम देखें फॉर बायोटेक्नोलॉजी, इसके बाद अगर हम देखें, अब यहाँ पे अगर हम देखें कुछ यहाँ पे आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड और जिसे हम जीएमओ बोलते हैं। जीएमओ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज। अब यहाँ पे अगर हम देखें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज जो होते हैं, इनसे भी हम यहाँ पे क्या है, देखो ये क्या है, जेनेटिकली उनके हम किसी भी ऑर्गेनिज में उनके जेनेटिक का, उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें अगर हम कोई मॉडिफिकेशन करके कोई प्रोडक्ट को गेन कर रहे हैं तो वो भी हमारा किस में आ जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं जो जीएमओ होता है यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे जो प्रोडक्ट गेन करते हैं वो भी एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं बायोटेक के अंदर ही आ जाएगा। ठीक, वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करती हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारी प्रोसेस एंड टेक्निक हैं जो इंक्लूड है अंडर बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड है। आपने सुना होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे हम, और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो है अगर हम देखें तो एक आता है, ऐड आता है जिसे हम बोलते हैं इंदिरा आईवीएफ। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वो एक अलग टॉपिक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पर यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका एक छोटा सा अगर हम एग्जाम्पल देखें जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में इंक्लूड है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो इंक्लूड है उसमें अगर हम देखें तो जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसी को आप जानते हो, इसी लीडिंग टू यहाँ पे क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। अब टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या होता है वो सारा हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं वहाँ पे। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बायोटेक्नोलॉजी का। अब यहाँ पे अगर हम देखें दूसरी चीज अगर हम देखें, इससे हम क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम कोई भी जीन को सिंथाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं सिंथाइजिंग ए जीन, किसी भी जीन को भी, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल इसका बढ़िया क्या हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी का, सिंथाइजिंग ए जीन, किसी भी जीन को यहाँ पे क्या है सिंथाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, सिंथाइजिंग ए जीन। एंड अगर हम देखें तो क्या है, और तीसरा इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल जो हो सकता है वो ये हो सकता है डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन। हम यहाँ पे क्या है डीएनए वैक्सीन भी डेवलप करते हैं। बहुत सारी जो वैक्सीन होती है वो आरएनए मॉडिफाइड होती हैं, आरएनए बेस्ड होती हैं, बहुत सारी जो वैक्सीन होती है वो डीएनए बेस्ड होती हैं। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो डीएनए वैक्सीन होती है, डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन, इसका जो तीसरा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है वो यहाँ पे क्या हो सकता है, डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन। इसके बाद अगर हम देखें तो हम यहाँ पे इसी चैप्टर में इसका जो फोर्थ बहुत बढ़िया एग्जांपल है, इसका यहाँ पे एप्लीकेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसका जो सेकंड चैप्टर है उसमें यहाँ पे क्या है कि किसी भी हम डिफेक्टिव जीन को करेक्ट भी कर सकते हैं, तो वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में ही आता है, यानी बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के अंडर में ही आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं उसमें करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बोला जा सकता है, करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन। किसी भी डिफेक्टिव जीन को अगर हम करेक्ट कर रहे हैं, मुझे पता है कि जीन को अगर करेक्ट करना है तो वो एम्ब्रियो लेवल पे ही होता है, एडल्ट लेवल पे नहीं हो पाता है। तो हम पढ़ते हैं जीन थेरेपी पढ़ते हैं, तो सेकेंड चैप्टर में उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये सारी एक बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। जैसे अगर मैं बात करूँ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहा जाता है। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो आता है वो आता है आईवीएफ का। आईवीएफ क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
इसका मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ पे आपको हल्के से बता दें। तो यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, दो चीज़ें होती है। एक तो एक होता है विट्रो, एक यहाँ पे शब्द आता है विट्रो, एक होता है विवो। अब यहाँ पे अगर देखो, विवो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, और अगर मैं विट्रो की बात करूँ तो होता है आउटसाइड। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है विट्रो है, तो विट्रो का मतलब यहाँ पे क्या है, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन किया जा रहा है। और वो कहाँ फर्टिलाइजेशन किया जा रहा है, टेस्ट ट्यूब में किया जा रहा है। इसीलिए उसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। ना कि ऐसा होता है कि डेवलपिंग ए बेबी इन टेस्ट ट्यूब, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ऐसा कुछ होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या होता है, तो वहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन हम लोग टेस्ट ट्यूब में करा देते हैं, उसी को हम यहाँ पे क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल आईवीएफ है, जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, सिंथेसिस जीन, हम किसी भी जीन को सिंथाइज कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल अच्छा क्या हो सकता है, डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन, हम डीएनए वैक्सीन को भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप करते हैं। जो फोर्थ इसका अच्छा एग्जांपल है वो यहाँ पे क्या है कि कोई भी, मान लो अगर मैं बात करूँ कि 3 मंथ का 4 मंथ का अगर बेबी है, और अगर उसमें कोई भी जेनेटिकली डिसऑर्डर हो रहा है, उसमें जेनेटिकली डिसऑर्डर हो रहा है, तो और उसमें अगर ये पता चल जाए, अगर उसका डायग्नोसिस में पता चल जाए कि इसमें किसी भी तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसे करेक्ट किया जा सकता है। किसके थ्रू, जीन, किसी उस जीन को यहाँ पे क्या है, करेक्ट कर दिया जाए, तो वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा वो भी रिवर्स हो सकता है। तो इसके फोर्थ, इसके बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं ये सारे। अगर हम देखें तो एक तरीके से ये, अगर मैं इस सारे एग्जाम्पल की बात करूं तो ये सारे बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में ही यहाँ पे आते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में ही इंक्लूड हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक एक मतलब यहाँ पे अगर हम बोलें तो यहाँ पे एक यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने डिफिनेशन दे रखी है, जो प्रॉपर डिफिनेशन मानी जाती है बायोटेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है गिवन ए डिफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट कंपोसेस दैट बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी। मीन्स अगर हम देखें, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये जो है, इन्होंने एक ऐसी डिफिनेशन दी है जिसमें दोनों चीज़ों का ध्यान दिया गया है। एक जो हमारा ट्रेडिशनल व्यू है, ट्रेडिशनल व्यू जो परंपरागत चीज, मतलब जैसे पहले क्या था, पहले तो ये तो सब लेटेस्ट मतलब साइंस है बायोटेक्नोलॉजी। अगर मैं बात करूँ पहले, तो वहाँ पे ब्रीडिंग सिस्टम चलता था, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सिस्टम चलता था। तो उस समय उन्होंने ट्रेडिशनल व्यू को भी इंक्लूड किया है, और जो लेटेस्ट है जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है बायो, उसका भी, उस व्यू को भी उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो उन दोनों को अगर मैं बात करूँ तो बोथ यहाँ पे क्या है, ट्रेडिशनल व्यू, एंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, मॉडर्न व्यू। दोनों व्यू को उन्होंने यहाँ पे यूज करके एक बायोटेक्नोलॉजी की प्रॉपर उन्होंने यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बायोटेक्नोलॉजी की, उन्होंने एक प्रॉपर डिफिनेशन दे रखी है। और वो डिफिनेशन क्या है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, डिफिनेशन जो है वो ये बोल रही है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, उन्होंने क्या बोला है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल एंड ऑर्गेनिज्म एंड सेल्स एंड पार्ट्स ऑफ सेल्स, यहाँ पे उन्होंने बोला है पार्ट्स ऑफ सेल एंड मोलिकुलर एनालॉगस। तो उन्होंने और क्या बोला है, मोलिकुलर और पार्ट
प्रोडक्ट, उन्होंने क्या बोला है, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब इसका मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे अगर हम देखें जो यूरोपियन यहाँ पे क्या है, फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो डिफिनेशन दे रखी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या बोला है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग इसे अगर देखें, इंटीग्रेट मतलब किसी भी चीज़ को ऐड करते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं। नेचुरल साइंस का मतलब क्या होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं, नेचुरल साइंस में तीनों चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, तीन चीज़ें आ जाती है, फिजिक्स भी आ जाती है, उसमें केमिस्ट्री भी आ जाती है और उसमें बायोलॉजी भी आ जाती है, तो वो नेचुरल साइंस हो गया। एंड ऑर्गेनिज्म मीन्स यहाँ पे उन्होंने कहने का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस के इंटीग्रेशन से, एंड ऑर्गेनिज्म या फिर कोई ऑर्गेनिज्म से, या फिर ऑर्गेनिज्म में जो सेल है, या फिर ऑर्गेनिज्म में जो सेल है, या फिर पार्ट्स ऑफ सेल, या हो सकता है कि सेल के किसी पार्ट का यूज किया गया हो, या फिर उसके पार्ट में अगर कोई उस सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल्स का यूज किया गया हो, तो वहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट। किसके लिए, हम किसके लिए कर रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं और सर्विसेज के लिए कर रहे हैं। भाई हमारा, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू वैक्सीन बना रहे हैं तो उसका हमारा हमारा जो पर्पज है वो क्या है, प्रोडक्ट गेन करना और उसको उसकी सर्विस देना। सर्विस देना मतलब वहाँ पे क्या है, पीपुल्स तक पहुँचाना उस वैक्सीन को। तो हमारा जो पर्पज है वो क्या है, फॉर प्रोडक्ट एंड यहाँ पे क्या है, सर्विसेज। ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक तरीके से यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक डिफिनेशन गिवन दी थी, वो यही ये डिफिनेशन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे अगर मैं दूसरा पार्ट अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ तो वो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के क्या प्रिंसिपल हैं एंड टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टू, मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, टू कोर टेक्निक हैं। यहाँ पे क्या है, जो इनबिल्ड करती हैं, यहाँ पे अगर हम देखें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, तो टू जो दो कोर टेक्निक हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पे अगर हम देखें जो टू कोर टेक्निक्स हैं, ये इनबिल्ड करती हैं बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को। यही अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी दो कोर टेक्निक हैं, इसमें हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये क्या है, यही एक बायोटेक्नोलॉजी को यहाँ पे एक पूरी, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के एक पूरे प्रोसेस को यहाँ पे पूरी मेंटेन करती हैं। जो ये दो टेक्निक हैं, इन दो टेक्निक में से अगर मैं फर्स्ट टेक्निक की बात करूँ तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, इस चीज़ में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो हम जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है, डीएनए हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है। तो डीएनए और आरएनए की अगर हम किसी भी तरीके से उसकी केमिस्ट्री को चेंज कर दें, अगर उसकी केमिस्ट्री को चेंज करके और उसको होस्ट सेल के अंदर अगर इंट्रोड्यूस कर दें और उसका अगर हम फिनोटाइप चेंज कर दें, जाहिर सी बात है, देखिए अगर मैं इसको सही से मतलब अगर समझा जाए तो ये देखिए, अगर हम किसी भी तरीके से डीएनए आरएनए ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को चेंज करेंगे, तो अगर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को चेंज करेंगे, इसके बाद उसको क्या होगा, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को चेंज करने के बाद किसी भी हम होस्ट सेल में इसे क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। जब यहाँ पे किसी भी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो जो होस्ट सेल होगी उसका कुछ ना कुछ होस्ट सेल के अंदर जीनोटाइप तो बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले से ही हमने उसमें क्या कर दिया है, डीएनए या आरएनए में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कर दिया है।
डिलिब्रेट मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि हमने जानबूझकर उसमें कोई ना कोई जीन को ऐड कर दिया है या फिर कोई ना कोई जीन को रिमूव कर दिया है। तो मीन्स हमारे कहने का मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा उसे हमने होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। जब होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो जो होस्ट सेल होगी उसकी जीनोटाइप अब अल्टर्ड हो जाएगी, मतलब बदल जाएगी। तो उसकी जीनोटाइप अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो जीनोटाइप होगा वो यहाँ पे बदल जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर जीनोटाइप बदल गया है तो फिनोटाइप तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि जीनोटाइप के वजह से ही फिनोटाइप एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जीनोटाइप अगर बदल गया है तो यहाँ पे क्या है, जो फिनोटाइप होगा वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम समझ में आती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर देखें तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए आरएनए, ये जो यही तो हमारे जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं। बेसिकली जो मैं मानता हूँ डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बट सम कंडीशन इन वायरसेस द जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, तो वहाँ पे हम आरएनए को मान लेते हैं। अब वहाँ इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डीएनए आरएनए में किसी भी तरीके से हम उसमें क्या करते हैं, जानबूझकर उसको यहाँ पे क्या है, जो हमारी डिजायर्ड जीन होती है उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं उस डीएनए के साथ। उस डीएनए के साथ जब इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो और उसको फिर उस डीएनए को होस्ट सेल के अंदर यहाँ पे क्या है, इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर होस्ट सेल के अंदर जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्योंकि अब होस्ट सेल के अंदर क्या गया है, कोई मतलब एक तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है, री मतलब यहाँ पे क्या है, ये कॉम्बिनेशन, मतलब हमने रिकॉम्बिनेशन किया है, क्योंकि हमने डिजायर्ड जीन को इस डीएनए आरएनए में ऐड कर दिया। अब ये डीएनए आरएनए में जो हमने जो डिजायर्ड जीन थी तो उसको हमने जब ऐड कर दिया तो वो क्या हो गया, रिकॉम्बाइंड हो गया, तो उसे हमने क्या बोल दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब होस्ट सेल के अंदर जाएगी तो जाहिर सी बात है उसको जीनोटाइप तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नहीं, उस तरीके का जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, क्योंकि अब उसका एक नया जेनेटिक मटेरियल होगा जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। तो जब जीनोटाइप बदल जाएगा, और मुझे पता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर जीन्स बदल गई तो हमारे जो फिनोटाइप होंगे, फिनोटाइप मतलब जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होगा या एक्सटर्नल करेक्टर होंगे वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ऑर्गेनिम्स के। तो ये हमारा एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में आता है, ये हमारी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम यहाँ पे करते हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 4 यहाँ पे पॉइंट है, अगर हम इसे मतलब यहाँ पे अगर समझना चाहें तो इसमें 4 पॉइंट यहाँ पे एनसीईआरटी ने इसे यहाँ पे अगर उन्होंने कंटेंट तो दिया है बट इसको बहुत ही यहाँ पे स्क्रैटेड मैनर में दे रखा है, मतलब इधर उधर दे रखा है, कोई भी बहुत तरीके से अगर सीक्वेंस वाइज नहीं दे रखा है तो मतलब, और उन्होंने दिया कंटेंट तो एनसीईआरटी का आप जानते हो गागर में सागर है। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने क्या बोला है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, पहली चीज उन्होंने क्या बोला है कि डिलिब्रेट मैनिपुलेशन ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, डिलिब्रेट मैनिपुलेशन। अब अगर मैं बात करूं डिलिब्रेट मैनिपुलेशन, तो डिलिब्रेट मैनिपुलेशन क्या होता है, डिलिब्रेट मैनिपुलेशन की हिंदी जो होती है वो होता है जानबूझकर अपने हिसाब से उसमें कुछ बदलाव कर देना, किसमें, डीएनए में या आरएनए में, या फिर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिलिब्रेट मैनिपुलेशन ऑफ जीन। अब यहाँ पे अगर हम क्या बोलेंगे, डीएनए आरएनए नहीं बोल सकते, अल्टीमेटली डीएनए आरएनए कहाँ है, तो डीएनए मतलब जो डीएनए में है जीन जो है वो तो डीएनए के अंदर है तो हम डीएनए बोल सकते हैं। बट यहाँ पे जो बहुत ही अच्छा चीज़ होगा वो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जीन। यहाँ पे क्या है, डिलिब्रेट मैनिपुलेशन ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग उसी को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे समझ सकते हैं वो यहाँ पे क्या है, एडिशन या रिमूवल ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी जीन को, मान लो यहाँ पे अगर हम देखें तो मान लो ये कोई एक यहाँ पे क्या है, सेल है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे मान लो ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर जाहिर सी बात है ये न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे मान लो तो उसका डीएनए है। अब उस डीएनए के अंदर यहाँ पे क्या है, डीएनए के अंदर जीन है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। सबसे पहले हमें इमेजिन करना है, हमें एक पिक्चराइज बनाना है अपने दिमाग में कि एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए में जीन है, और यहाँ पे जो जीन है उस यहाँ पे जो डीएनए में जो जीन है
उसमें उस जीन को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस ये प्रोसेस भी हमारी किसके अंतर्गत आती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही आती है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं रिमूवल एंड एडिशन, रिमूवल एंड एडिशन ऑफ जीन ये नोन है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम उसे यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वो भी हमारी क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाएगी। जो सी पॉइंट हम यहाँ पे समझ सकते हैं क्या है, कोई भी फॉरेन जीन को यहाँ पे हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों, किस लिए हम फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कोई सेल है, अब हमने क्या देखा, कोई यहाँ पे पहले हमने देखा कोई यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे हमने क्या देखा, कोई ऑर्गेनिज्म है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, होस्ट सेल है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये होस्ट सेल है और हमने इस होस्ट सेल का जब स्टडी किया तो हमने देखा इसका जो जीनोटाइप है वो डिफेक्टिव जीनोटाइप है। डिफेक्टिव जीनोटाइप मतलब हमने देखा इसमें कोई ना कोई किसी न किसी तरीके का डिसीज हो गया। डिसीज हो गया मतलब यहाँ पे किसी न किसी तरीके से जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए था, या जो हमारा रिक्वायर्ड एक तरीके से अगर मैं बात करूँ जो प्रोडक्ट होना चाहिए था वो नहीं है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं कि कोई फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करके इसके जो डिफेक्टिव जीन है उसे हम क्या कर सकते हैं, उन्हें डिफेक्टिव जीन को रिमूव कर दें और फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर दें। तो हम यहाँ पे क्या है कि किसी भी फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करा के यहाँ इसका मतलब यहाँ पे हम ये बोले कि इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन फॉर इम्प्रूविंग जीनोटाइप इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे क्या है, कोई फॉरेन जीन को अगर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो जब हम फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट भी बदल जाएगा। अगर इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट बदल गया तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो भी बदल जाएगा। जब जीनोटाइप बदल जाएगा तो फिनोटाइप बदल जाएगा। जब फिनोटाइप बदल जाएगा तो जो होस्ट सेल होगी वो भी क्या हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो होस्ट सेल से प्रोडक्ट गेन होगा वो भी मुझे अच्छा प्रोडक्ट गेन होगा, बेनिफिशियल प्रोडक्ट गेन होगा। ठीक, तो ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन फॉर इम्प्रूविंग जीनोटाइप इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। और तीसरा अगर मैं पॉइंट देखें तो तीसरा पॉइंट में उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, देखो अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन का बिल्कुल सिंपल वर्ड में अगर बात करूँ तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, मिक्सिंग। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है, मिक्सिंग। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे एनिमल्स के केस में यहाँ पे पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या है, कोई एक सुपीरियर, यहाँ पे कोई किसी भी सुपीरियर एनिमल्स का यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे एक तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग हो सकता है सुपीरियर एनिमल का, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोई इन्फीरियर एनिमल का क्या हो सकता है, स्पर्म हो सकता है। और उसका अगर हम फर्टिलाइजेशन कराएं और उससे कोई ना कोई हाइब्रिडाइजेशन एनिमल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो हम यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एक तरीके से हम बोले तो क्या है, मिक्सिंग ही तो करा रहे हैं एक सुपीरियर का और एक इन्फीरियर का। तो सुपीरियर यहाँ का यहाँ पे क्या हो सकता है, ओवा हो सकता है, मतलब अंडाणु हो सकते हैं। और इन्फीरियर का यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तरीके से यहाँ पे स्पर्म हो सकता है, यहाँ पे अगर देखें शुक्राणु हो सकता है। ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे अगर हम देखें हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसे भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो हमने ये देखा कि जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल हैं वो दो प्रिंसिपल पर टिकी हुई है। बेसिकली अगर हम देखें तो टू कोर टेक्निक है। अब ये टू कोर टेक्निक में से अगर मैं बात करूँ तो जो फर्स्ट कोर टेक्निक है वो कौन सी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग है तो नाम से ही पता चलता है कि जेनेटिक लेवल पे होगा। जेनेटिक लेवल पे होगा मतलब यहाँ पे क्या है कि हम कोई भी छेड़छाड़ क्या कहाँ करेंगे, डीएनए या आरएनए में करेंगे। और डीएनए आरएनए में करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसके जीन के लेवल पे, हम यहाँ पे जेनेटिक का मतलब भी यहाँ पे क्या है कि हम जीन के लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक, तो हम उसके जीन लेवल पे काम करेंगे। अब उसके हम यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरीके से हम काम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, डिलिब्रेट मैनिपुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, डिलिब्रेट मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जीन, यहाँ पे क्या है, रिमूवल एंड एडिशन ऑफ जीन। किसी भी मतलब यहाँ पे क्या है, किसी भी यहाँ पे क्या है सेल से यहाँ पे क्या है जीन को रिमूव कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे क्या है उसका मतलब ऐड कर सकते हैं उसको हम डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए।
तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, कोई फॉरेन जीन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है फॉर बेटर प्रोडक्ट के लिए। और अगर मैं फोर्थ चीज़ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए मतलब यहाँ पे क्या है कि मिक्सिंग ऑफ डीएनए, यहाँ पे क्या है डीएनए को मिक्स कर सकते हैं, उससे जो प्रोडक्ट गेन होगा वो मतलब जो उससे जो एक नया प्रोडक्ट गेन होगा, तो वो भी प्रोसेस जो है वो एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही आती है। अब दूसरी प्रोसेस जो हमारी टू कोर टेक्निक में से एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई, फिर दूसरी है वो कौन सी है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पहले तो हम यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे समझें। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि अच्छा, यहाँ पे पहले आप सीधे समझो कि जैसे हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि हम लोग एंटीबायोटिक मेडिसिन की बात करते हैं, कहते नहीं कि ये एक एंटीबायोटिक दवा है। तो जो एंटीबायोटिक मेडिसिन बनती हैं वो एक तरीके से बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के थ्रू ही बनती है। या आपने सुना होगा बहुत सारी वैक्सीन है, जैसे हेपेटाइटिस की वैक्सीन होती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो जैसे पोलियो की वैक्सीन हो गई। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो वैक्सीन होती है, वो भी जो वैक्सीन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है वो भी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के थ्रू होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन। या फिर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है वैक्सीन। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है कोई वैक्सीन का फॉर्मेशन। या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई एंजाइम का भी यहाँ पे क्या है फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है कराया जा सकता है। तो इन तीन चीज़ों को जो गेन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के थ्रू ही करते हैं। अब अगर हम देखें जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के थ्रू कैसे करते हैं, मतलब इसकी मतलब प्रोसेस क्या है, तो इस चीज़ को समझे तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्ट्राइल यहाँ पे क्या है यहाँ पे एम्बिडेंस या फिर इन्वायरमेंट बनाते हैं। स्ट्राइल यहाँ पे इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री हो। माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री हो मतलब वहाँ पे कोई भी माइक्रोबियल एक्टिविटी ना हो। यहाँ पे मतलब अब मान लो हम यहाँ पे क्या है, जैसे हम ये कोई इन्वायरमेंट ही बना रहे हैं, अब हम ये बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे जो ये है स्ट्राइल, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है स्ट्राइल, यहाँ पे एम्बिडेंस है। एम्बिडेंस का मतलब यहाँ पे क्या, देखो एनसीईआरटी की यही शब्द है। अब एनसीईआरटी में एक वर्ड का यूज किया गया है, यहाँ पे क्या है एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब होता है सराउंडिंग, या फिर हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट। अब वो यहाँ पे इन्वायरमेंट भी लिख सकता था पर उसने लिखा क्या है एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे क्या है स्ट्राइल इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एनसीआर, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एम्बियंस ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है एम्बियंस। तो यहाँ पे स्टाइल एम्बियंस का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टाइल का मतलब आप क्या समझते हो, ये कंटामिनेटेड फ्री, मतलब यहाँ पे क्या है अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है माइक्रोबियल कंटामिनेटेड फ्री इन्वायरमेंट। उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टाइल यहाँ पे क्या है एम्बियंस। तो अब यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे क्या है, जैसे अगर मैं बात करूँ कोई भी यहाँ पे क्या है किसी भी तरीके की यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूँ कोई भी यहाँ पे अगर कोई मेडिसिन बनानी है, तो मेडिसिन बनाने के लिए यहाँ पे क्या है कोई ना कोई सेल को ग्रो कराना पड़ेगा। कोई सेल को ग्रो, जैसे एक्जोमाइथिन है, एक्जोमाइथिन एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो एक एंटीबायोटिक्स है। इसी तरीके क्लोराम्फेनिकॉल हो गया, इसी तरीके से अगर बात करूँ क्लोराम्फेनिकॉल हो गया, इसी तरीके से अगर बात करूँ एक्जोमाइथिन हो गया, इसी तरीके से अगर बात करूँ तो बहुत सारी जो हमारी यहाँ पे क्या है एंटीबायोटिक्स। ये सारी जो है हमारी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं। अब यहाँ पे अगर मान लो अगर एज़्थ्रोमाइसिन यहाँ पे एंटीबायोटिक्स, अगर मुझे मान लो ये कोई यहाँ पे मेडिसिन बनानी है, अब उसे हमें यहाँ पे क्या है वहाँ पे कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, मतलब वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी मीन्स कोई भी बैक्टीरिया वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की फंजाई नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की वहाँ पे एल्गी नहीं होनी चाहिए।
अब यहाँ पे इसी तरीके से तो वहाँ पे उसका हम क्या करें, सबसे पहले मेंटेन करना है हमें, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स या फिर यूकैरियोटिक सेल्स इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एंड एंजाइम। अब इसका मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, कोई भी हम स्टाइल एम्बिडियंस यहाँ पे एम्बियंस यहाँ पे क्या है पहले बनाते हैं, इसके बाद इसको यहाँ पे क्या है केमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू यहाँ पे क्या है जो हमारा, अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे क्या है केमिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे अगर देखिए केमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू यहाँ हम यहाँ पे डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारा क्या हो सकता है, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन भी हो सकती हैं, या फिर एक तरीके से वैक्सीन भी हो सकती है, या फिर कोई एक एंजाइम भी हो सकता है। ये हमारी जो प्रोसेस होती है वो सारी हमारी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने कुछ और भी मेंशन कर रखा है, वो अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या चीज़ें बता रखी हैं, कुछ यहाँ पे बातें कर रखी हैं उन्होंने। अब अगर हम देखें तो एनसीईआरटी में और उन्होंने लिखा है थोड़ा, उन्होंने लिखा है कि देखो जैसे उन्होंने क्या लिखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेज होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या डिसएडवांटेज होते हैं। अच्छा, हम लोग को पता भी है कि हाँ बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसका एडवांटेज तो होता है। अब उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे क्या है कि उन्होंने बात कर रखी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अब देखो जैसे अगर मैं बात करूँ जो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक बहुत खास बात जानते हो क्या होती है, इसमें अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वेरिएशन की, यहाँ पे कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हम लोग को पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करूँ एच जी पी क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये जो है इसके थ्रू ये पता चला है कि हम जितने भी अर्थ पे मतलब लोग हैं, जितने भी मीन्स यहाँ पे क्या है ऑल पीपुल्स ऑन अर्थ, यहाँ पे 99.9% जो हम लोग का जीनोम है वो सेम है। तो डिफरेंस कितना है 0.1% का। अब ये जो 0.1% का जीनोम है यही क्या है सबको यूनिक बना देता है। यूनिक बना देता है मतलब सबके करेक्टर अलग होते हैं, सबका अपीयरेंस मीन्स उनका जो एक्सटर्नल फीचर होते हैं वो अलग होते हैं, सबके जो मॉर्फोलॉजी होती है चेहरे की बनावट वो सबकी अलग होती है। कितना वेरिएशन होने की वजह से ओनली 0.1 यानी कि 99.9% जो जीनोम है वो तो सेम है, ओनली 0.1% जो है वही वेरिएशन लाता है। और वेरिएशन आएगा तो जाहिर सी बात है इवोल्यूशन को लेकर आएगा। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में ना आता तो शायद इतनी फास्टर रेट से हम लोग इवॉल्व भी ना कर पाते। तो यहाँ पे इसकी जो सबसे खास बात है और जो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है तो ये कि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, वो ये इससे वजह से यहाँ पे क्या आता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है वेरिएशन का मतलब यहाँ पे कि जाहिर सी बात है हमें पता है कि जैसे हम लोग के यहाँ पे अगर बात करूँ ये फादर है ये हमारे मदर है, तो इनसे जो सन का यहाँ पे अगर बात करूँ कि यहाँ पे जो सन होगा ये इसमें कुछ ना कुछ जाहिर सी बात है सिमिलरिटी भी होगी और कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटी भी होगी। तो जो डिसिमिलरिटी है वही हमारा क्या है वेरिएशन है। और ये जो डिसिमिलरिटी है इसका एडवांटेज ये हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये बच्चा जो है ये पेरेंट्स से सुपीरियर भी हो सकता है, और ये बच्चा हो सकता है कि पेरेंट्स से इन्फीरियर भी हो जाए। इन्फीरियर मतलब हो सकता है कि वो उतना हो सकता है कि सुपीरियरिटी हो जाए, सुपीरियर मतलब कि वो इंटेलिजेंट हो जाए, या फिर हो सकता है कि उसमें डिसएडवांटेज भी आ सकते हैं। तो उसमें सिमिलरिटी तो होती है बट 100% सिमिलरिटी नहीं होती है, और यही ये 100% सिमिलरिटी ना होने की वजह से ही वेरिएशन आ जाता है। और जब वेरिएशन आएगा तो यही क्या लेकर आता है इवोल्यूशन लेके आता है। तो हम ये बोले यहाँ पे जो वेरिएशन होता है यही हमारा क्या लाता है इवोल्यूशन को यहाँ पे क्या है मेंटेन करता है। तो ये हम ये बोल सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन, और वेरिएशन की वजह से ही यहाँ पे क्या है इवोल्यूशन आता है। और अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, अब देखो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो गया, अगर मैं बात करूँ जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है ओवा है, और इधर अगर मैं बात करूँ स्पर्म है, इससे यहाँ पे क्या है फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है जाइगोट बना। अब यहाँ पे जो जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे
जाइगोट बनने के बाद इम्ब्रो बनेगा, इम्ब्रियो के बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पे क्या है, थोड़े थोड़े मंथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आफ्टर 9 मंथ यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, पूरा होल बॉडी यानी कि हम बोल सकते हैं एक बेबी का यहाँ पे क्या है फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, ये सारी प्रोसेस है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है यही यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसी की वजह से यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन करा रहा है इसी की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन में हम लोग यहाँ पे क्या है, जब हम लोग वहाँ पे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन की जब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है वही यहाँ पे क्या है, वेरिएशन लेकर आता है। तो ये तो यहाँ पे समझाने वाली बात थी। तो यहाँ पे वही वेरिएशन लेकर आता है, और जो वेरिएशन लेके आता है, जो वेरिएशन होगा तो एवोल्यूशन होगा, एवोल्यूशन होगा मतलब उससे कुछ ना कुछ अलग होगा, तो वही हमारा क्या है, एवोल्यूशन लेके आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें किसी भी तरीके का वेरिएशन नहीं होता है, उसमें एज टी जो पेरेंट्स होंगे वैसे ही उसकी प्रोजनी होगी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे किसी भी तरीके की, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एज टी उसकी प्रोजनी वहाँ पे सेम रहेगी। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे क्या कर सकता है, प्रिजर्व करके रखता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो इसका मतलब अगर हम देखें जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ये यहाँ पे क्या करता है, प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है। क्यों? क्योंकि अगर अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो जो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो जो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा तो किसी भी तरीके का एवोल्यूशन नहीं होगा। जब किसी भी तरीके का एवोल्यूशन नहीं होगा तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो फिर एज सेम होगी। मीन्स जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे पेरेंट्स यहाँ पे, इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे जो प्रोजनी होगी तो एज जो पेरेंट्स के कैरेक्टर होंगे वही हमारी यहाँ जो प्रोजनी होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही प्रोजनी के कैरेक्टर होंगे। तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पेरेंट्स का था वही यहाँ पे प्रोजनी का है। तो किसी भी तरीके का यहाँ पे क्या है, चेंज नहीं हुआ। जब किसी भी तरीके का चेंज नहीं हुआ तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब यहाँ पे ये चीज़ हम यहाँ पे क्या है देख सकते हैं। तो उन्होंने ये बात एनसीईआरटी में थोड़ा मेंशन किया गया है इसलिए बता रहा हूँ। और उन्होंने ये बोला है कि बायोटेक्नोलॉजी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, जैसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल व्यू में क्या होता था, ट्रेडिशनल तरीके से जब पहले चीज़ें होती थी उसमें क्या हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस यूज करते थे। तो जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर था उसको हम एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए यूज करते थे। उसमें क्या होता था, उसमें दो तरीके की पॉसिबिलिटीज होती थी। उसमें एडवांटेज फीचर भी आ जाते थे और डिसएडवांटेज फीचर भी आ जाते थे। तो अगर मैं बात करूँ जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन होता था, अगर मैं बात करूँ जो यहाँ पे ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, अब देखो जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन होता था किसके लिए, आप जानते हो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन होता था प्लांट के लिए एंड एनिमल ब्रीडिंग। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एनिमल ब्रीडिंग। इसके लिए जो यहाँ पे होता था, तो इससे जब ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग कराते थे प्लांट एंड एनिमल में, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, दोनों तरीके का कैरेक्टर आ जाते थे। जैसे मान लो हमें यहाँ पे क्या है, जैसे हम लोग क्या चाहते हैं, मान लो यहाँ पे एक काऊ है,
और यहाँ पे दूसरी एक यहाँ पे क्या है, बुल होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे एक क्या है, काऊ है, यहाँ पे क्या है, बुल है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो इससे यहाँ पे ये काऊ जो है और यहाँ पे जो बुल है, ये दोनों एक तरीके से यहाँ पे सुपीरियर हैं। अब इससे जो दोनों सुपीरियर हैं, तो इनसे जो एक अगर यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से जो न्यू एक तरीके की, मान लो यहाँ पे न्यू काऊ का फॉर्मेशन होगा, तो जो न्यू काऊ का फॉर्मेशन होगा तो उसमें दोनों तरीके के कैरेक्टर आ जाएंगे। दोनों तरीके के कैरेक्टर मतलब अगर एक सुपीरियर काऊ है तो आप उससे क्या सुपीरियरिटी हो सकती है कि वो हाईली मिल्क यील्ड होना चाहिए। हाईली मिल्क यील्ड मतलब जाहिर बात है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोवाइड करवाए, ठीक। अब यहाँ पे एक उसका सुपीरियर करेक्टर ये हो सकता है। अब इसमें ये हो सकता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिसीज रेजिस्टेंट पावर होना चाहिए, और यहाँ पे अगर हम देखें इन्वायरमेंट के प्रति भी रेजिस्टेंट होना चाहिए, तो वो भी फीचर यहाँ पे इस काऊ के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हो सकते थे कि यहाँ पे ये दोनों जो पेरेंट्स हैं, इन दो पेरेंट्स में कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या है, डिसएडवांटेज भी हो। तो जब हम प्लांट ब्रीडिंग कराते थे, मतलब जो हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन कराते थे, तो वो डिसएडवांटेज फीचर भी इस काऊ में देखने को मिलते थे। वो तब होता था जब ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता था। इसलिए इसमें ये एक तरीके से यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज होता था, जिसमें यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिजायर्स एंड अनडिजायर्स यहाँ पे क्या है करेक्टर देखने को मिलते थे, किसमें, जब ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन कराते थे। बट जब बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस आई, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के थ्रू हम ओनली डिजायर्ड प्रोडक्ट को ही गेन कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि ये काऊ जो है ये हाईली यील्डिंग मिल्क दे, तो यहाँ पे अगर हम, तो वो हम उस डिजायर्ड क्वालिटी को ही यहाँ पे क्या है, इस काऊ के अंदर यहाँ पे क्या है गेन कर सकते हैं, किसके थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। बट ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ऐसा नहीं पॉसिबल था। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू यहाँ पे क्या है, प्लांट एंड एनिमल में दोनों तरीके के करेक्टर आते थे। उसमें क्या है, सुपीरियर करेक्टर भी आते थे और इंफीरियर करेक्टर भी आते थे। बट बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज है, जो टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूँ रिकॉम्बिनेंट, नाम से पता चलता है रिकॉम्बिनेंट। हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी डीएनए का रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, देखो हल्के में पढ़ लेते हैं, इसके बाद ये डिटेल टॉपिक है तो हम लोग पढ़ेंगे। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए मान लिया हम बोलते हैं कि ये कोई सेल है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर हम देखें ये यहाँ पे कोई एक सेल है, इस सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, डीएनए पड़ा हुआ है। अब इसे मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के हमें कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट गेन करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले हमने इसका क्या किया, मतलब यहाँ पे सारी प्रोसेस होती हैं, वो प्रोसेस हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका हमने डीएनए को निकाला। अब मुझे पता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डीएनए होगा वो यहाँ पे क्या है, कुछ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके का यहाँ पे क्या है, डीएनए होगा। अब इस डीएनए में अगर मैं बात करूँ, और यहाँ पे हमने क्या देखा, दूसरी चीज़ अगर हम देखें, हमारा ये अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो ये हमारा ये अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर ये जो डीएनए है ये हमारा यहाँ पे डिजायर्ड, इस डीएनए के पार्ट में हमारा डिजायर्ड जीन है। अब इस डिजायर्ड जीन को यहाँ पे क्या है, इस डीएनए में यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक मोलिकुलर सीजर, यानी कि इसे कट करना पड़ेगा। कट करते हैं, रिस्टिकेशन एंजाइम होता है, रिस्टिकेशन एंजाइम जो होता है उसके थ्रू हम यहाँ पे इसे कट कर देंगे, कट करके इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद इससे एक लाइगेज एंजाइम होता है, उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इस डीएनए को ऐड कर दिया, तो जब इस डीएनए को ऐड कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पे जो इस डीएनए के अंदर हमारा जो डिजायर्ड जीन था वो भी तो यहाँ पे इस डीएनए में आ जाएगा। अब इस डीएनए को यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे होस्ट सेल है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे क्या है, कोई होस्ट सेल है। होस्ट सेल के अंदर यहाँ पे किसी वेक्टर के थ्रू यहाँ पे क्या है, इंट्रोड्यूस करा देते हैं। किसी वेक्टर के थ्रू जब इस डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं, तो ये जाहिर सी बात है, अगर
वो तो सेल पे डिपेंड करती है कि प्रोकैरियोट है ये यूकैरियोट है। इसके बाद फिर यहाँ पे ओराई होता है, ओराई के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन होता है तो बहुत सारी कॉपीज बनती हैं, ये बहुत सारी मेनी कॉपीज इसकी बनती हैं, तो वही उसी मेनी कॉपीज के थ्रू यहाँ पे उसका जो अलग अलग यहाँ पे क्या है, तो जो मेनी कॉपीज बनेंगी तो मेनी सेल्स भी बनेंगी, और जो मेनी सेल्स हैं वही हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। वही हमारा जो बायोटिक मेडिसिन हो सकता है, एंटीबायोटिक मेडिसिन हो सकता है, वही हमारा वैक्सीन हो सकता है, वही हमारा यहाँ पे क्या है, कोई एंजाइम भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस को ही हम यहाँ पे क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे क्या बोलते हैं। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इंक्लूड है वो क्या है, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे बनाते हैं। यूज ऑफ जीन क्लोनिंग के लिए या फिर जीन ट्रांसफर के लिए। अब यहाँ पे क्या है, देखो इस लिमिटेशन को जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में था, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में यही तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि यही तो डिसएडवांटेज था। डिसएडवांटेज मतलब इसका यही, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे क्या है, मतलब इसका यहाँ पे यही एक बैड पॉइंट था। यहाँ पे डिसएडवांटेज था इसका ये था कि यहाँ पे क्या है कि हम जो सुपीरियर करेक्टर चाहते थे कि किसी एनिमल के अंदर आए, सुपीरियर करेक्टर के साथ साथ जो इन्फीरियर करेक्टर होते थे वो भी इंक्लूड हो जाते थे। बट जो जब जेनेटिक इंजीनियरिंग आई, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ऐसा जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आई, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक तरीके का पार्ट है, तो हम ये बोल सकते हैं जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आई तो ये जो हम उसके थ्रू क्या है कि जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो सुपीरियर करेक्टर हम किसी एनिमल्स में चाहते हैं वो सुपीरियर करेक्टर को ही इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूड होंगे, उसमें इन्फीरियर करेक्टर इंक्लूड नहीं होंगे, किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। बट ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि टूल्स क्या होते हैं, रिकॉम टूल्स ऑफ, यहाँ पे क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स, डीएनए टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ हमें क्या है, अगर मुझे कोई भी चीज़, अगर किसी भी प्रोसीजर यानी क्या है, कोई भी चीज़ को बनाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ उसके टूल्स चाहिए। टूल्स मतलब जानते हो क्या होता है, लोग कहते हैं इस पार्ट, मतलब ये अगर कोई भी चीज़ का फॉर्मेशन करना है तो कहते हैं ये टूल्स लगेगा, ये टूल्स लगेगा। तो कौन कौन से टूल्स हैं जो यहाँ पे क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो उन टूल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए जो टूल्स हैं, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को सबसे पहले किसने डेवलप किया था, तो दो महान साइंटिस्ट थे, एक कोहेन थे एंड यहाँ पे, और दूसरे साइंटिस्ट जो थे वो बोयर थे। इन 1972 में उन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था, जो कि एक तरीके से बहुत बड़ा, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। और इस डिस्कवरी की वजह से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मेडिसिनल फील्ड, या फिर अगर मैं बात करूँ बहुत सारी, मतलब यहाँ पे एडवांटेज हुई, जो यहाँ पे मतलब एक साइंस का एक नया रूप मिला। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय कोहेन एंड बोयर इन 1972। 1972 में एक, अगर मैं बात करूँ 11th चैप्टर में एक, मतलब यहाँ पे सेल चैप्टर में यहाँ पे क्या है, एक फ्लूइड मॉडल भी कब आया था, 1972 में भी आया था। तो आप उससे रिलेट कर सकते हो, ये डाटा आपको याद भी होना चाहिए, एनसीईआरटी में गिवन है। तो यहाँ पे 1972 में कोहेन एंड बोहर दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। अब इसके बाद अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे थे, टूल्स पढ़ने जा रहे थे। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, उसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, कुछ यहाँ पे क्या है की टूल्स होने चाहिए।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो की टूल्स हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सब डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या होता है। पहले हम सिर्फ लिख रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो यहाँ पे क्या है रिस्ट्रिक्शन, दूसरा जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है पॉलीमरेज एंजाइम। थर्ड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है लाइगेज। अगर मैं फोर्थ टूल की बात करूँ तो वहाँ पे क्या है वेक्टर। और जो मैं फिफ्थ टूल्स की बात कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे क्या है होस्ट ऑर्गेनिज्म। टूल्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि इन इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है डीएनए टेक्नोलॉजी के को डेवलप करने में। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर यहाँ पे मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो यहाँ पे क्या करता है, ये डीएनए को कट करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कट द डीएनए इन स्पेसिफिक पॉइंट। एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, वो सारी डिटेल में हम बात करेंगे कि ये एंजाइम किस तरीके से वर्क करता है ये सारी। बट अभी हम ये समझे कि ये एंजाइम क्या करता है कि डीएनए को कट करता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ पॉलीमरेज एंजाइम, नाम से समझ में आता है पॉलीमरेज किसी भी चीज़ का पॉलीमराइजेशन करता है। किस चीज़ का पॉलीमराइजेशन करेगा, तो हम यहाँ पे डीएनए का पॉलीमराइजेशन मतलब डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। तो हम यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा जो चीज़ है वो लाइगेज है। लाइगेज का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये क्या करता है कि दो, अब देखो जैसे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे अगर मैं बात करता कि यहाँ पे अगर मैं बात करता कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक डीएनए है, ठीक। अगर मैं बात करता है एक ये डीएनए है, दूसरा अगर मैं बात करता है ये हमारा एक डिजायर्ड डीएनए है, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये हमारा क्या है डिजायर्ड डीएनए है। अब इसे सबसे पहले हमने एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अच्छा ये सिर्फ इमेजिन करो कि ये सब सेल में हो रहा है, कि ये कहाँ पे हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से आता है, सबसे पहले किसने देख मतलब इसे इसकी डिस्कवरी की, तो हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस हम ये समझे पहले कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, इस डीएनए को यहाँ से कट कर देगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे इसने यहाँ पे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है पॉलीमरेज एंजाइम, तो अभी इसके बाद बताएंगे। अब जो लाइगेज एंजाइम होगा, अब लाइगेज एंजाइम क्या होगा, हम इस जो हमारा इसमें क्या है हमारा डिजायर्ड जीन है। अब ये डिजायर्ड जीन कुछ भी हो सकता है, जैसे हमें बात कर लूँ इंसुलिन हो सकता है। इंसुलिन किसके लिए दिया जाता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जाहिर सी बात है। तो जो कोई भी तरीके के हम जीन मान सकते हैं कि यहाँ पे डिजायर्ड जीन यहाँ पे इस डीएनए के पार्ट में है, ये हमने समझ लिया। तो ये जो डिजायर्ड जीन यहाँ पे है इस डीएनए के अंदर, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस डीएनए के साथ इसे लाइगेज करेंगे। तो मान लो इसको हमने यहाँ पे उठाया और इसको यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। ये किसकी मदद से यहाँ पे इस डीएनए को लाइगेज जोड़ पा रहे हैं, ऐड कर पा रहे हैं, तो लाइगेज एंजाइम होता है। इस एंजाइम की वजह से यहाँ पे ये जो डिजायर्ड हमारा जो डीएनए है, डिजायर्ड पार्ट ऑफ डीएनए है, उसको हम यहाँ पे क्या कर दिए, ज्वाइंट कर दिए। अब इसकी क्या होनी चाहिए, मल्टीपल कॉपी बननी चाहिए। मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए क्या एंजाइम होना चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम होना चाहिए। तो पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से क्या होगा, मल्टीपल कॉपीज बनेंगी। अब मान लो मल्टीपल कॉपीज बन गई। अब मल्टीपल कॉपी भी यहाँ पे क्या है, बन गई। अब इसको क्या होना चाहिए, कोई एक वेक्टर होना चाहिए जिसको हम इस डीएनए को यहाँ पे क्या है किसी वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें। तो हमने क्या देखा, मान लो कोई ये एक तरीके से ई कोलाई सेल है। सिंपल अगर मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, ई कोलाई सेल है। अब इस ई कोलाई सेल के अंदर हमने क्या देखा है, एक वेक्टर, कोई भी वेक्टर होगा, उस वेक्टर के थ्रू इस डीएनए को यहाँ पे क्या है इस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। जब इस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे किसके थ्रू, वेक्टर के थ्रू, तो यहाँ पे क्या है वेक्टर के थ्रू यहाँ पे क्या है इंट्रोड्यूस कर दिए। जब वेक्टर के थ्रू इंट्रोड्यूस कर दिए और ये एक तरीके से यहाँ पे हमारी क्या है होस्ट सेल है, तो ये हमें इसके बाद यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये एक तरीके से ये क्या है होस्ट ऑर्गेनिज्म है। जब ये डीएनए
यानी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिजायर्ड हमारा जीन था, डिजायर्ड डीएनए था, उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। जब हमने इसको ऐड कर दिया तो अब ये हमारा एक रिकॉम्बिनेंट यानी एक नया डीएनए, हम एक बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वेक्टर के थ्रू यहाँ पे क्या है, कोई वेक्टर के थ्रू हम इसे यहाँ पे क्या, जैसे वेक्टर क्या होता है, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड एक तरीके का बहुत अच्छा वेक्टर माना जाता है। ठीक, अब इस वेक्टर के थ्रू हम यहाँ पे क्या है, होस्ट सेल के अंदर इसे इंट्रोड्यूस कर देंगे। जब होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इस होस्ट सेल यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये फिर यहाँ पे क्या होंगी, एक से यहाँ पे क्या दो होंगी, फिर यहाँ पे एक तरीके से अगर बात करो ये फर्दर यहाँ पे डिवाइड होती जाएंगी, इनकी नंबर बढ़ती जाएगी। जो सेल का नंबर बढ़ेगा वही हमारा एक तरीके से क्या है, डिजायर्ड प्रोडक्ट है। तो उसी से हम यहाँ पे क्या प्रोडक्ट गेन कर लेते हैं। तो ये हमारे की टूल्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इतने मिनिमम इतने टूल्स होने ही चाहिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम आगे देखें, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे चैलेंजिंग काम क्या है, यहाँ पे चैलेंजिंग काम क्या है, जैसे हम इन्हें ये बोला कि ये हमारा एक डिजायर्ड डीएनए है। डिजायर्ड डीएनए का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो डिजायर्ड जीन है, भाई हम सबसे पहले यहाँ पे क्या है, डिजायर्ड डीएनए का पार्ट, अगर मान लो ये डीएनए कहाँ से आया होगा, किसी सेल के डीएनए का पार्ट ही तो होगा। तो हमारे लिए चैलेंजिंग ये है कि हम मान लो, अगर मैं मान लेता कि मान लो कोई यहाँ पे, अगर मान लेता ये यहाँ पे क्या है, कोई डीएनए है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम मान लेता है यहाँ पे डीएनए है, डीएनए की लेंथ यहाँ पे मुझे बताया 2.2 मीटर। अब यहाँ पे डीएनए की लेंथ है, पर वो डीएनए में डिजायर्ड जीन कहाँ पे है ये खोजना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। अब इस चैलेंजिंग टास्क से मतलब ये एक तरीके से ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, ये एक तरीके से ये भी एक तरीके से मतलब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बनता है। क्योंकि ये इतनी आसानी से जो जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं इतनी आसानी से होता नहीं है। द वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन दिस बायोटेक्नोलॉजी। तो इससे यहाँ पे ये मतलब डिजायर्ड जीन को रिकॉम्बिनेंट किसी भी डीएनए में डिजायर्ड जीन को खोजने के लिए खोजने मतलब खोजने में एक मतलब एक द वेरी इंपॉर्टेंट वेरी चैलेंजिंग टास्क, एक तरीके से बहुत ही चैलेंजिंग फुल टास्क है। दूसरा अगर हम देखें तो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन डीएनए इनटू द होस्ट। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें क्या है कि हम किसी भी, अब मान लो यहाँ पे क्या है, किसी भी तरीके से मान लो हम क्या है, इस डीएनए के थ्रू हमने क्या किया, इस डीएनए के थ्रू ये पहचान भी लिया कि इतने पार्ट में यहाँ पे क्या है कि हमारा जो डिजायर्ड जीन है, यानी कि जो हम डिजायर्ड करेक्टर के जीन जान मतलब पता किए वो इतने पार्ट में है। उसको हमने यहाँ से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कट किया और यहाँ पे उठा के रख दिया। अब इसको हमने इसको यहाँ पे कट किया, फिर लाइगेज के थ्रू ऐड कर दिया। लाइगेज के थ्रू जब ऐड कर दिया तो एक तरीके से ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे डीएनए बन गया। अब जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, पर यहाँ से काम तो ऐसा चलने वाला है नहीं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी भी वेक्टर के थ्रू यहाँ पे क्या करना चाहिए, होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस भी कराना चाहिए। तो ये भी एक तरीके का बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। तो यहाँ पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क है वो यहाँ पे ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन डीएनए इनटू द होस्ट, कि उस डीएनए मतलब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराना है, ये इट इज़ द वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तीसरा जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो यहाँ पे चैलेंजिंग टास्क है वो है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए एंड टू इट्स प्रोजेनी। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि मान लो किसी भी तरीके से ये डीएनए इस तरीके से हमें ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराना है कि इसकी मल्टीपल प्रोजनी बनती जाए। जब मल्टीपल प्रोजनी सेल डिवीजन के थ्रू बनती जाएंगी तभी हमें वो जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा वो हमें यहाँ पे क्या है, गेन होगा। तो ये 3 पॉइंट है जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट एंड इट द कॉम्प्लिकेटेड टास्क हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर मुझे इसे बायोटेक्नोलॉजी को अगर एक बहुत ही सीक्वेंस वे में पढ़ना है तो उसके लिए स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं, 7 स्टेप हैं। और वो 7 स्टेप्स अगर मैं बात करूँ तो उसे हम बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की कौन कौन सी प्रोसेस से होकर गुजरती है। तो वो वहाँ पे क्या है, 7 स्टेप हैं और वो 7 स्टेप हम लोग यहाँ पे क्या है देखते हैं।
प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कितनी प्रोसेस होती है, मीन्स कितनी प्रोसेस से हम लोग यहाँ पे कितने स्टेप्स यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में है। और एनसीईआरटी में ऐसा बिल्कुल कोई सीक्वेंस स्पेसिफिक नहीं दे रखा, उन्होंने रैंडम लिख रखा है एनसीईआरटी में। तो इसीलिए हम यहाँ पे सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे और यहाँ पे एक सीक्वेंस माइनर में यहाँ पे पढ़ेंगे तब समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है जो वो सबसे पहले क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का किसी भी डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट करें। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो यहाँ पे कोई सेल है, अगर मैं मान लेता है यहाँ पे क्या है, कोई सेल है, इस सेल के अंदर ये सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर किसी भी तरीके का डीएनए होगा। इस डीएनए को यहाँ पे क्या करें, आइसोलेट करें। इस डीएनए को हम यहाँ पे बाहर कैसे निकालें, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जो दूसरा स्टेप है वो यहाँ पे क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियस। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब देखो, मान लो किसी भी तरीके से हमने इस सेल से सबसे पहले ये सेल थी, इस सेल से हमने इस डीएनए को मान लो हम यहाँ पे क्या कर लिए, आइसोलेट कर लिए। मान लिया हमने ये क्या है, डीएनए को हमने आइसोलेट कर लिया, डीएनए का आइसोलेट कर लिया। इसके बाद मान लिया कि हमने इसमें यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस है इसमें हमारा डिजायर्ड जीन है। डिजायर्ड जीन मतलब यहाँ पे क्या, देखो जो जीन होते हैं ना यही करेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारी यहाँ पे सबसे सूक्ष्म लेवल पे या सबसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात जो हम करेंगे यहाँ पे जीन लेवल पे ही बात करेंगे। तो जीन हम यहाँ पे डीएनए में सबसे पहले यहाँ पे क्या समझेंगे, जीन कहाँ पे है, और वो जीन को समझ के फिर यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, एक मोलिकुलर सीजर। सीजर का मतलब क्या होता है, कैंची, जो हम लोग वहाँ पे कपड़ा काटने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोल रखा है, यहाँ पे उसका एनालॉगस टर्म यूज किया गया है, मोलिकुलर सीजर। मोलिकुलर सीजर मतलब एक तरीके से मोलिकुलर कोई मॉलिक्यूल्स को कट करता है। मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या है, एक तरीके से अगर हम देखें तो डीएनए द वर्स्ट मॉलिक्यूल्स, तो एक तरीके से मॉलिक्यूल्स ही है। तो उसका हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही यहाँ पे क्या होता है, कहते हैं ना किसी भी चीज़ को फ्रेगमेंट में हम उसे कट कर रहे हैं। तो उस चीज़ को फ्रेगमेंटेशन मतलब उसको टुकड़ों में कट कर लिया। तो यहाँ पे उसका क्या कर लिया, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू। तीसरा स्टेप अगर मैं बात करूँ, जो तीसरा स्टेप है वो यहाँ पे क्या है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंटेशन। अब मान लो ये जैसे एक तरीके से अगर मैं बात करता, ये मान लो डीएनए था, इस डीएनए के हमने यहाँ पे क्या है, मल्टीपल यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन कर दिए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू इसके बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन कर दिए। मान लो इससे हमने जो फ्रेगमेंटेशन किया, इसका एक यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन ये हुआ, और यहाँ पे अगर बात करूँ एक यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन ये हुआ। अब इस फ्रेगमेंटेशन में मान लो इसके तो बहुत सारे यहाँ पे ये तो सेल के अंदर बात हो रही होगी ना, सेल के अंदर तो बहुत सारे इसके टुकड़े होंगे। अब उस यहाँ पे उस फ्रेगमेंट में यानी उस टुकड़ों में से हमें ये समझना है कि डिजायर्ड मीन्स उस हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। क्या है, आइसोलेशन आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अब इसमें से हम कैसे जान पाएँ, किस तरीके से आइसोलेट करें कि यहीं पे ही हमारा डिजायर्ड जीन है या फिर यहाँ पे डिजायर्ड जीन है। दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड टास्क, ये भी एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएनए को आइसोलेट कर लिए, डीएनए को आइसोलेट करने के बाद उसका हमने फ्रेगमेंटेशन किया। फ्रेगमेंटेशन मतलब उसका हमने क्या किया, उसके यहाँ पे टुकड़े कर दिए। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन किए। तीसरी बात, उसका तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, कि जो डिजायर्ड जीन है कि किस फ्रेगमेंट में है उसका हम आइसोलेट करें, उस
फ्रेगमेंट को हम आइसोलेट करें। तो तीसरा स्टेप ये था। फोर्थ स्टेप अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ स्टेप में अगर मैं बात करूँ लाइगेशन, तो यहाँ पे क्या है लाइगेशन। लाइगेशन का मतलब क्या हुआ, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द वेक्टर। अब मैं बात करूँ जैसे वेक्टर क्या है, पहले यहाँ पे हम लोग एक वर्ड यूज कर रहे हैं वेक्टर। तो यहाँ पे पहले तो हम यहाँ पे समझें ये वेक्टर होता क्या है। जैसे मान लो हमने मलेरिया, एक यहाँ पे आप मलेरिया सुना होगा कि कहते नहीं, लोग कहते हैं उनको मलेरिया हो गया। तो मलेरिया जो होता है वो यहाँ पे प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है। आप जानते हो प्लाज्मोडियम फ्लैशीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइल्वोक्स। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 3 तरीके के जो प्लाज्मोडियम होते हैं उसके थ्रू मलेरिया होता है। अब और ये प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो प्रोटोजोन्स होते हैं। अब लोगों को समझ में ये आता है कि जो मलेरिया होता है वो मच्छरों से होता है। मच्छर क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जैसे ये प्लाज्मोडियम फ्लैशीफेरम है। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे अगर ये देखें ये प्लाज्मोडियम फ्लैशीफेरम है। अब ये क्या है प्लाज्मोडियम, और यहाँ पे अब क्या आया, ये किसी भी तरीके का एक यहाँ पे एक तरीके से आया मच्छर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे किसी भी तरीके का, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे किसी भी तरीके का यहाँ पे एक आया मच्छर। इस मच्छर ने क्या किया, ये जो प्लाज्मोडियम फ्लैशीफेरम है ये इसने यहाँ पे क्या कर लिया, इसका पूरी एक मतलब डिटेल एक टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, इसलिए हम थोड़ा बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे से आपको थोड़ा वेक्टर समझ में आएगा कि हम वेक्टर टर्म यूज क्यों किस लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसने क्या किया, मतलब इसने प्लाज्मोडियम फ्लैशीफेरम को उठाया यहाँ से अपने यहाँ पे अपने माउथ में, यहाँ पे इसके माउथ में यहाँ पे प्लाज्मोडियम फ्लैशीफेरम आ गया। मीन्स ये जो प्लाज्मोडियम फ्लैशीफेरम था ये बहुत ही छोटे होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, और ये जानते हो जो इनकी जो मतलब माउथ होता है वो किस टाइप का होता है, सकिंग टाइप का होता है। जो मॉस्किटो होते हैं मॉस्किटो सकिंग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम फ्लैशीफेरम को यहाँ पे सक कर लिए, और इनके यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड जो होती हैं वहाँ पे ये प्लाज्मोडियम फ्लैशीफेरम चला जाता है। फिर एक पूरा डिटेल टॉपिक है। फिर इसके बाद यहाँ पे मान लो कोई यहाँ पे क्या है हेल्दी ह्यूमन है। अब मान लेते हैं हेल्दी ह्यूमन का यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ ये कोई हेल्दी ह्यूमन का यहाँ पे क्या है पैर है। अब मान लेता हूँ ये जो हेल्दी ह्यूमन है, हेल्दी ह्यूमन का ये जो पैर है, ये मच्छर आके यहाँ पे क्या है, ये मच्छर एक तरीके से अगर मैं बात करूँ ये मच्छर आके यहाँ पे इस मच्छर ने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे उस जो हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन के पैर पे उन्होंने क्या कर दिया, सकिंग किया। सकिंग का मतलब चूसना, मीन्स उसने खून को यहाँ पे क्या किया, चूसना शुरू किया। अब उसने क्या किया, ये जो प्लाज्मोडियम था, ये जो प्लाज्मोडियम फ्लैशीफेरम था इसके माउथ में था, इसकी माउथ में जो था उसने क्या किया, इस प्लाज्मोडियम फ्लैशीफेरम को इसके पैर में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये जाहिर सी बात, ये जो प्लाज्मोडियम फ्लैशीफेरम जो प्रोटोजोन्स होते हैं, ये जब इसके पैर में चला जाएगा, इसके पैर से फिर पैर में जाएगा, पैर से फिर मतलब और पैर में मतलब जाना मतलब समझे कि यहाँ पे कोई ना कोई ब्लड वेसल होगी, ब्लड वेसल होगी तो मतलब ब्लड में चली गई, और ब्लड के थ्रू वो जहाँ कहाँ जाएगी, लीवर में जाएगी, सर्कुलेशन हो जाएगा, सर्कुलेशन होने के बाद लीवर में जाएगी, लीवर में फिर उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मीन्स बहुत सारे प्लाज्मोडियम फ्लैशीफेरम बन जाएंगी। फिर धीरे धीरे जब एक तरीके से बहुत सारे जो प्लाज्मोडियम फ्लैशीफेरम बॉडी के अंदर बन जाएंगे तब सिम्टम्स आ जाएंगे। तो वो जो हेल्दी पर्सन होगा वो कैसे हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, किसके थ्रू, प्लाज्मोडियम फ्लैशीफेरम के थ्रू। तो यहाँ पे क्या मच्छर के काटने की वजह से यहाँ पे हो रहा है, मच्छर एक यहाँ पे वाहक है। मच्छर जो है मीन्स मॉस्किटो है, वो एक वेक्टर है जो कि मलेरिया कजेज करता है। मलेरिया कजेज कौन कर रहा है, प्लाज्मोडियम फ्लैशीफेरम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जैसे एनाफ्लीज होता है, एनाफ्लीज की वजह से अगर मैं देखूँ तो एनाफ्लीज जो होता है वो एनाफ्लीज मॉस्किटो जो होता है वो मलेरिया बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो तो ये एक तरीके से क्या किया, वेक्टर हो गया। इन्होंने क्या किया, प्लाज्मोडियम फ्लैशीफेरम को उठाया और इसके हेल्दी पर्सन के पैर में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये एक तरीके के वेक्टर हो गया। इसीलिए यहाँ पे क्या है, इसीलिए यहाँ पे भी एज ही यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे भी एज इसी तरीके के वेक्टर को हम यहाँ पे क्या यूज कराते हैं। अब इसका मतलब देखो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब यहाँ पे जैसे जो फोर्थ स्टेप हमने बोला कि जो लाइगेशन है, लाइगेशन का मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम होते हैं। डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, डीएनए के पार्ट को डीएनए किसी भी दूसरे डीएनए को यहाँ पे से उसे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे
तो जो लाइगेशन होता है, उस लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए वेक्टर। अब मान लो यहाँ पे क्या है, जैसे हमने ये देखा कि हमारा इसमें हमारा डिजायर्ड यहाँ पे जीन है। अब इस जो हमारा अगर अगर मैं बात करता, ये अगर मैं बात कर लूँ कि ये हमारा यहाँ पे डिजायर्ड जीन है, तो इस डिजायर्ड जीन को किसी न किसी यहाँ पे क्या है डीएनए के साथ सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें। तो मान लेता है कि यहाँ पे मान लो कोई यहाँ पे एक यहाँ पे सेल का यहाँ पे डीएनए मिल गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे यहाँ पे डीएनए को उठाया और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस डीएनए को यहाँ पे अगर मैं इंट्रोड्यूस करा दिया, तो ये इस डीएनए को किसी वेक्टर में इंट्रोड्यूस करें, मतलब यहाँ पे कोई भी वेक्टर हो सकता है। अब ये वेक्टर क्या होते हैं, यहाँ पे वेक्टर जो होते हैं वो होते हैं प्लाज्मिड। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, आप जानते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है। अब इसकी भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि प्लाज्मिड क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये एक तरीके के वेक्टर की तरह काम करता है। क्यों क्यों वेक्टर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि डिजायर्ड जीन को हम डायरेक्ट किसी होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं, उसके लिए कोई ना कोई वेक्टर का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या है, इस यहाँ पे इस वेक्टर यानी ये जो प्लाज्मिड का ही डीएनए था, बट हमने इस यहाँ पे इस पार्ट को हमने इसे यहाँ पे लाइगेट कर दिया। लाइगेट कर दिया मतलब डीएनए लाइगेशन एंजाइम के थ्रू हमने इस पार्ट को ऐड कर दिया। और यही अब ये जो ये हो गया, ये क्या है, एक तरीके का वेक्टर हो गया। अब इस वेक्टर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी होस्ट सेल होगी, होस्ट सेल के अंदर बहुत सारे तरीके होते हैं, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वो। तो यहाँ पे उसको यहाँ पे ये जो मीन्स एक तरीके से अगर मैं बात करूँ, जो यहाँ पे जो वेक्टर के थ्रू यहाँ पे क्या करेंगे, इस होस्ट सेल के अंदर इसे इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, लाइगेशन ऑफ यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए वेक्टर, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए वेक्टर। फिफ्थ स्टेप अगर मैं बात करूँ तो फिफ्थ स्टेप यहाँ पे क्या है, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। ट्रांसफरिंग, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ट्रांसफर कर दें होस्ट के अंदर। अब ये मान लो ये हमारी क्या है, कोई होस्ट सेल है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ पे क्या है, होस्ट सेल है। इस होस्ट सेल के अंदर इसे ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा। जो फिफ्थ स्टेप है वो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफरिंग है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, इनटू द होस्ट। इनटू द यहाँ पे क्या है, होस्ट। इसके बाद मान लो यहाँ पे क्या है, ये होस्ट सेल थी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इस होस्ट सेल के अंदर, ये जो होस्ट सेल थी इसके अंदर हमने क्या किया कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको हम यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर भी कर दिए। अब मान लेते हैं कि ये जो इसका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया है। अब हमें जो सिक्स्थ स्टेप है वो हमें क्या करना है, कल्चरिंग। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या है, कल्चरिंग। वो क्या है, कल्चरिंग द होस्ट सेल इन द मीडियम एट लार्ज स्केल। अब मान लो ये होस्ट सेल है, अब इस होस्ट सेल को हम कल्चर करेंगे। कल्चर क्या करेंगे, कल्चर करने के भी दो मीडियम, मतलब करने के भी दो तरीके होते हैं, वो हम लोग डिटेल में टॉपिक पढ़ेंगे। अब इस सेल से क्या करेंगे, इस सेल का डिवीजन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक से यहाँ पे क्या है, ये दो सेल बनेंगी, यहाँ पे इस तरीके की यहाँ पे दो सेल बनेंगी, इससे फिर फर्दर यहाँ पे दो सेल बनेंगी, इससे फिर यहाँ पे क्या फर्दर दो सेल बनेंगी, इससे यहाँ पे क्या फर्दर दो सेल बनेंगी, इससे फर्दर बनेंगी, इससे फर्दर बनेंगी, इससे फर्दर बनेंगी, इससे फर्दर सेल बनेंगी। इस तरीके की सेल डिवीजन होता जाएगा। जब सेल डिवीजन होता जाएगा तो यहाँ पे कल्चरिंग होता जाएगा। और ये कल्चरिंग हमें क्या छोटे लेवल पे करना है। हमें अगर मान लो हम किसी भी तरीके की मेडिसिन बनाना चाहते हैं, तो मेडिसिन बनाने के लिए जो सेल की कल्चरिंग करेंगे, किस लेवल पे करेंगे, हायर लेवल पे करेंगे। भाई कोई भी कंपनी किसी भी चीज़ को बनाएगी तो हाई लेवल पे बनाएगी, उतना ही उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो कल्चरिंग करेंगे एट लार्ज लेवल। तो हम यहाँ पे किस लेवल पे करेंगे, लार्ज लेवल पे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे किस लेवल पे करेंगे, लार्ज लेवल पे करेंगे। जो सेवेंथ स्टेप होगा,
अब कल्चरिंग करेंगे तो इसका तुरंत मतलब नहीं है कि हम उसको तुरंत यहाँ पे क्या है उसे मार्केट में उतार देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे क्या है एक्सट्रेशन करना पड़ेगा। एक्सट्रेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट मीन्स जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीटेशन भी करना पड़ेगा। तो उस डिजायर्ड प्रोडक्ट का एक्सक्रीटेशन करने के बाद ही हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में यहाँ पे क्या है दे सकते हैं, मीन्स मार्केट में उसे यहाँ पे क्या है कंपनी बेच सकती है। तो उसका यहाँ पे जो 7th स्टेप होगा वो यहाँ पे क्या होगा, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, मान लो लार्ज स्केल पे इन्होंने ग्रो करा लिया। अब लार्ज स्केल पे जो कल्चर करा लिया तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कुछ यहाँ पे अगर बात करें बहुत सारे जो गवर्नमेंट ही रूल बनाती है। अगर वो सारी रूल पे अगर ये जो मेडिसिन होगी अगर वो मतलब और सारी रूल पे जो रूल्स उनके नियम हैं उन सारे नियम पे वो सही है तभी जाके वो मार्केट में जा सकती है डायरेक्ट बिना एक्सट्रेशन के। विदाउट एक्सट्रेशन इट इज नॉट पॉसिबल इन सेलिंग द मार्केट, मीन्स मार्केट में वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। तो ये हमारे जो है अगर हम बात करें 7th यहाँ पे हमारे स्टेप हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस में आते हैं। इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे जो वीडियो होगा उसमें हम यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ डीएनए को यहाँ पे डील करेंगे। फिर यहाँ पे इसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंटो न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ये जो सारे स्टेप है ना, इन सारे स्टेप को एक टॉपिक बना के हम यहाँ पे पढ़ेंगे और ये टॉपिक ही हमारे यहाँ पे क्या है, ये पूरा एक चैप्टर है। तो यहाँ पे हम इसे डिटेल में यहाँ पे क्या है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।